हेलो दोस्तों, वेलकम टू गुरुजी ई क्लासेज। जैसे कि हम लोग डीलेड थर्ड सेमेस्टर का विषय सामाजिक अध्ययन पर इतिहास को शुरू किए थे, उस पर हम लोगों ने मुगल साम्राज्य, मराठा साम्राज्य और भारत में यूरोपीय शक्तियों का प्रवेश देखा था। आज हम लोग कर्नाटक की युद्ध देखेंगे, जो कि 3 युद्ध लड़े गए। बंगाल विजय, प्लासी की लड़ाई जो कि सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच लड़ी गई, बक्सर का युद्ध और इलाहाबाद की संधि को देखेंगे। आज का ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि डीलेड थर्ड सेमेस्टर में इन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों, एक एक कर सभी को देखेंगे। सबसे पहले कर्नाटक के युद्ध को देखेंगे। यूरोपीय शक्तियों के बीच संघर्ष चल रहा था और अंग्रेज एवं फ्रांसीसियों के मध्य संघर्ष शुरू हुआ, जिस संघर्ष के चलते 3 युद्ध लड़े गए। सबसे पहले कर्नाटक का प्रथम युद्ध, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध और कर्नाटक का तृतीय युद्ध। ये युद्ध अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच लड़े गए। चलिए युद्ध देखते हैं। पहला प्रथम हुआ, कर्नाटक का द्वितीय, कर्नाटक का तृतीय। इनका समय देखेंगे। कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 1748 तक चला, जो कि 2 वर्ष के लिए चला। फिर उसके 1 साल बाद कर्नाटक का द्वितीय युद्ध हुआ, जो कि 1749 से 54 तक चला। 1754 मतलब कि 5 वर्ष के लिए चला। फिर उसके 2 वर्ष के बाद कर्नाटक का तृतीय युद्ध हुआ, जो कि 1756 से 1763 तक चला और यह युद्ध 7 वर्ष के लिए चला, इसीलिए इसको सप्तवर्षीय युद्ध भी कहा जाता है। अब चलिए दोस्तों देखेंगे कि इन युद्धों के कारण क्या थे। तो कर्नाटक का प्रथम युद्ध जो था वो यूरोप में एक देश है ऑस्ट्रिया, वहाँ पर उत्तराधिकार के लिए युद्ध लड़ा गया, फ्रांसीसियों के बीच और अंग्रेजों के बीच। तो इसीलिए यह कर्नाटक का प्रथम युद्ध हुआ, यही कारण था। फिर इसके बाद कर्नाटक का द्वितीय युद्ध, जो कि भारत में 2 राज्य हैं, हैदराबाद और कर्नाटक, वहां पर उत्तराधिकार के लिए 2 गुट बन गए थे। एक गुट को जो सपोर्ट कर रहे थे वो अंग्रेज कर रहे थे और दूसरे गुट को सपोर्ट फ्रांस कर रहा था। तो ये 2 गुट बन गए थे, जो कारण बने कर्नाटक के द्वितीय युद्ध के। अब हम लोग देखेंगे कर्नाटक का तृतीय युद्ध, जो कि सप्तवर्षीय युद्ध चला, 7 वर्ष के लिए चला और यह यूरोप में चला। और किसके किसके मध्य चला? वो चला फ्रांसीसियों एवं अंग्रेजों के बीच। यह कर्नाटक का तृतीय युद्ध चला और इन युद्धों का असर हमें भारत में भी देखने को मिला। तो यही युद्ध थे जो कारण थे। अब देखेंगे कि इन युद्धों के जो कारण थे उनके लिए हमने कौन सी संधियां अपनाई गई। तो कर्नाटक के प्रथम युद्ध के लिए एक संधि आई, एला सापेल की संधि, जो कि जिस वर्ष कर्नाटक का प्रथम युद्ध समाप्त हुआ उसी वर्ष वह संधि आई, 1748 में, एला सापेल की संधि। और यह युद्ध क्योंकि यूरोप में लड़ा जा रहा था तो यह संधि भी यूरोप पर ही हुई, यूरोप पर ही बनी। अब देखेंगे कर्नाटक की द्वितीय संधि, जो कि कर्नाटक की द्वितीय जो युद्ध हुआ वो हैदराबाद और कर्नाटक में हुआ, जो कि भारत के राज्य हैं। तो इसीलिए कर्नाटक की जो दूसरी संधि थी वो भी पौंडीचेरी में हुई, तो पौंडीचेरी की संधि कहा जाता है, जो कि 1754 के 1 वर्ष बाद मतलब 1755 में यह संधि हुई। फिर कर्नाटक का तृतीय युद्ध, जो कि यूरोप में लड़ा गया, सप्तवर्षीय युद्ध था, इसलिए उसकी संधि भी यूरोप में हुई, पेरिस में। उसको पेरिस की संधि कहा जाता है, जो कि जिस वर्ष कर्नाटक का तृतीय युद्ध समाप्त हुआ उसी वर्ष वह संधि हुई। तो 1763 में वह संधि हुई। तो यह संधि थी जो कि कर्नाटक के युद्ध के बाद हुई। अब देखेंगे क्या विशेष था जिन कारणों से ये कर्नाटक के युद्ध हुए थे। तो सबसे पहले देखेंगे जो कर्नाटक के प्रथम युद्ध था उसमें डुप्ले, जो कि फ्रांस के गवर्नर थे, और उनके साथ डुप्ले ने निमंत्रण दिया लाबू दौरने को, उनसे कहा, जो कि फ्रेंच गवर्नर थे, उनको अपने साथ किया और उनके साथ मिल करके अंग्रेजों के ऊपर दबाव बनाना शुरू किया, जिसके कारण से वह कर्नाटक का युद्ध हुआ। और जो युद्ध सेंट थॉम का युद्ध भी कारण बना, जहां पर जो संधि हुई उसमें जो मद्रास का पोर्शन था उसको जो फ्रांसीसियों ने कब्जा कर लिया था उसको अंग्रेजों को दे दिया गया, और जो यूएसए में अंग्रेजों का पोर्शन जो अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था उसको फ्रांस को दे दिया गया। तो यह कर्नाटक के प्रथम युद्ध में कुछ विशेष था। अब हम लोग देखेंगे कर्नाटक का द्वितीय युद्ध, जो कि जिस पर अंबूर का युद्ध लड़ा गया,
जिस पर दो अंबूर का युद्ध जो कि फेमस हुआ, जो कि दो गुट बन गए थे। पहला गुट जो कि अंग्रेज जिसका सपोर्ट कर रहे थे और दूसरा गुट जो कि फ्रेंच जिसका सपोर्ट कर रहे थे। तो कर्नाटक के द्वितीय युद्ध में जो विशेष था वो अंबूर का युद्ध हुआ। अब हम लोग देखेंगे कर्नाटक का तृतीय युद्ध जो कि वांडीवास का युद्ध था। वांडीवास का युद्ध जो कि 1760 में लड़ा गया और जो कि मुख्य कारण बना फ्रांस के पतन का। इसके बाद से, इस वांडीवास के युद्ध के बाद से कर्नाटक मतलब कि भारत से फ्रांसीसियों का पतन हो गया। वो अपना बुरिया बिस्तर बांध करके अपने देश वापस चले गए। तो उस समय पे अंग्रेजों का जो नेतृत्व कर रहे थे वो आयर कूट थे और फ्रेंच का जो नेतृत्व कर रहे थे वो काउंट लाली थे। तो काउंट लाली हार जाते हैं और आयर कूट जीत जाते हैं और अंग्रेज, इस युद्ध के बाद से यह क्लियर हो गया कि अंग्रेज ही भारत में राज करेंगे। तो ये कर्नाटक के 3 युद्ध लड़े गए दोस्तों। अब हम लोग देखेंगे बंगाल विजय। बंगाल के जो प्रथम सूबेदार थे वो मुर्शिद कुली खां थे। 1717 से 1727 तक उनका राज चला। 1727 में मुर्शिद कुली खां की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद 1739 में सरफराज नए सूबेदार बनते हैं, परंतु वो थोड़ी समय के लिए ही शासन कर पाते हैं क्योंकि उनके जो सेना नायक रहते हैं अलवर्दी खां, वो उनकी मृत्यु कर देते हैं, उनकी हत्या कर देते हैं और वहाँ बंगाल के नए सूबेदार बन जाते हैं। नए सूबेदार बनने के बाद वह मुग़लों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए 2 करोड़ का नजराना भेजते हैं, परंतु फिर उसके बाद कोई भी नजराना नहीं भेजते हैं और धीरे धीरे बंगाल को मुग़लों से अलग करने लगते हैं। अलवर्दी खां की कोई पुत्र नहीं था, उनकी 3 पुत्रियां थीं, एक जो कि ढाका में घसीटी बेगम, दूसरी पूर्णिया में और तीसरी पटना में। पटना में जो पुत्री थी उसका एक पुत्र हुआ सिराजुद्दौला जो कि 1756 में बंगाल का नया राजा बनता है और यहीं से आंतरिक कलेश देखने को मिलता है। सिराजुद्दौला के समय पे एक घटना घटती है जिसके बाद से अंग्रेज के साथ सिराजुद्दौला का युद्ध होता है। वो घटना क्या थी कि सिराजुद्दौला अंग्रेज़ों को किलाबंदी करने के लिए मना कर रहा था। अंग्रेज अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए फोर्ट विलियम किले की किलेबंदी कर रहे थे, परंतु जो सिराजुद्दौला था वो उनको किलाबंदी के लिए मना कर रहा था, लेकिन अंग्रेज उसकी बात को न माने और वो किलाबंदी करने लगे। तो सिराजुद्दौला अपनी सेना को ले जा करके वहाँ पर आक्रमण कर देता है और उस किले को जीत लेता है, जिस घटना के बाद से अंग्रेज बहुत गुस्सा होते हैं। और कहा जाता है कि एक और घटना घटी थी जो कि काल कोठरी की घटना थी, ब्लैक होल की घटना, जिसको प्रचलित किया हॉलविल ने। उसने बताया कि एक 17/18 कमरे में अंग्रेज़ों को रखा गया, जिसपे रात भर 146 अंग्रेज रखे गए थे और जब सुबह उसका दरवाज़ा खोला गया तो उसमें से सिर्फ 23 अंग्रेज बाहर निकले। तो इस घटना के बाद से अंग्रेज और भी सिराजुद्दौला के ऊपर गुस्सा हो गए और उन्होंने युद्ध किया। तो उससे पहले एक संधि भी हुई थी, अलीनगर की संधि, परंतु वह संधि को उन्होंने सीरियस न लिया और उसके बाद उन्होंने उस पर आक्रमण कर दिया। तो वो जो सिराजुद्दौला पर अंग्रेज़ों का आक्रमण हुआ उसको प्लासी की लड़ाई बोली जाती है। 23 जून 1757 में लड़ी गई। 1857 में क्रांति हुई, परंतु उससे 100 वर्ष पहले कौन सी हुई थी? प्लासी की लड़ाई, जो कि अंग्रेज़ों की प्रथम लड़ाई थी भारत में। तो 23 जून 1757 में ये लड़ाई लड़ी गई, प्लासी की लड़ाई, जिसमें एक तरफ अंग्रेज़ों का साथ कौन दे रहे थे? मीर जाफ़र जो कि सिराजुद्दौला के सेनापति थे, राय दुर्लभ जो कि दीवान थे, घसीटी बेगम जो कि उनकी मौसी थी, अमीर चंद जो कि व्यापारी थे, जगत सेठ जो कि एक बैंकर थे। ये सब अंग्रेज़ों का साथ दे रहे थे, जिसके कारण से यह सिराजुद्दौला को हरा देते हैं। ऐसा नहीं था कि सिराजुद्दौला के साथ भी कोई नहीं था, उनके साथ मीर मदन, मोहनलाल लोग थे, परंतु जब अंग्रेज सिराजुद्दौला को हरा देते हैं तो उसके बाद इनको भी मृत्यु दे दी जाती है, इनको भी हत्या कर दी जाती है। और जो अंग्रेज़ों का नेतृत्व कर रहे होते हैं वो रॉबर्ट क्लाइव कर रहे होते हैं
और ये अंग्रेज़ों की प्रथम लड़ाई होती है भारत पे, प्लासी की लड़ाई, जो कि 23 जून 1757 में लड़ी गई अंग्रेज़ों और सिराजुद्दौला के बीच, जिस पर अंग्रेज़ों का साथ ये सभी लोग दे रहे थे और सिराजुद्दौला का साथ ये लोग दे रहे थे। तो ये थी प्लासी की लड़ाई। अब हम लोग देखेंगे बंगाल का नया राजा। उसके बाद प्लासी की लड़ाई के बाद सिराजुद्दौला मर जाते हैं। उसके बाद जो अंग्रेज़ों का साथ दे रहे होते हैं मीर जाफ़र, उनको बंगाल का नया राजा बना दिया जाता है 1757 से 1760 तक वो राज करते हैं। परंतु उनका जो एक दामाद होता है मीर कासिम, वह अंग्रेज़ों को यह सांत्वना देता है कि हम आपको मीर जाफ़र से ज़्यादा मुनाफा देंगे और ज़्यादा आपको नजराना भेजा करेंगे। तो इस कारण से जो अंग्रेज़ रहते हैं वो मीर कासिम को बंगाल का नया राजा बना देते हैं और मीर कासिम 1760 से 1763 तक बंगाल का नया राजा बनता है। उसने अपनी जो राजधानी रहती है मुर्शिदाबाद, उससे मुंगेर कर देता है और भारतीय व्यापारियों को रियायत देने लगता है। परंतु एक घटना घटती है जिसके बाद से जो अंग्रेज होते हैं वो मीर कासिम से गुस्सा हो जाते हैं और मीर कासिम को फिर से राजगद्दी सूबेदार पद से हटा देते हैं और मीर जाफ़र को फिर से बना देते हैं। तो वो घटना क्या थी? पटना कांड होता है 1763 में, जिस पर मीर कासिम अपने सेना के साथ वहाँ पर आक्रमण करते हैं और वहाँ के जो नेतृत्वकर्ता होते हैं एलिस, उनकी हत्या कर देते हैं, जिसको देख करके अंग्रेज गुस्सा होते हैं और मीर कासिम को अपने पद से, सूबेदार पद से हटा देते हैं और फिर से मीर जाफ़र को बंगाल का नया सूबेदार बना देते हैं 1765 में। परंतु मीर कासिम भी गुस्सा होता है और वह भी युद्ध के लिए अन्य राजाओं के पास जाता है। किसके पास जाता है? अब हम लोग देखेंगे बक्सर का युद्ध, जो कि 22 अक्टूबर 1764 में लड़ा गया। ये डेट याद रखेंगे हम लोग, 22 अक्टूबर 1764 में बक्सर का युद्ध। स्थान कहाँ था? स्थान था बिहार बलिया से 40 किलोमीटर दूर एक स्थान है बक्सर। कहाँ? बिहार बलिया से 40 किलोमीटर दूर एक स्थान है बक्सर, जहाँ पर यह युद्ध लड़ा गया 22 अक्टूबर 1764 में। जहाँ पर मीर कासिम जाता है किसके पास? मीर कासिम जाता है पहले शुजा-उद-दौला के पास, जो कि अवध के नवाब रहते हैं, और साथ ही साथ वो शाह आलम द्वितीय, जो कि मुग़ल सम्राट रहते हैं, उनको अपने साथ रखता है और कहता है हम सभी लोग मिल करके अंग्रेज़ों को हरा देंगे और मैं अपना बंगाल फिर से वापस ले लूँगा, क्योंकि अंग्रेज़ अपनी शक्तियों को भारत में बढ़ा रहे हैं। ये सिर्फ व्यापार के लिए भारत पर नहीं आए, ये यहाँ के राजनीतिक मामलों पर भी हस्तक्षेप कर रहे हैं। तो मीर कासिम ने अपनी तरफ किसको किया? मीर कासिम ने किया शुजा-उद-दौला, जो कि अवध के नवाब थे, शाह आलम द्वितीय, जो कि मुग़ल सम्राट थे, और तीनों मिलकर के अंग्रेज़ों के साथ जिनका युद्ध होता है ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, जहाँ पर एक तरफ 3 राजा थे, वहीं एक तरफ अकेले अंग्रेज़ थे और उनका नेतृत्व कर रहे थे कैप्टन मुनरो। तो असली युद्ध यहीं पर होता है, बक्सर का युद्ध, जिसके बाद से यह स्पष्ट हो जाता है कि अब भारत में अंग्रेजी हुकूमत होगी, अंग्रेज़ों का शासन होगा, क्योंकि यहाँ पर अंग्रेज़ों ने अकेले 3 सम्राटों को हरा दिया था, जिस पर मीर कासिम और शुजा-उद-दौला और शाह आलम द्वितीय को अंग्रेज़ों ने हरा दिया बक्सर। अंग्रेज़ों की जीत के बाद फिर अंग्रेज़ों और अवध के नवाब और मुग़ल के सम्राटों के साथ संधि की जाती है, जो कि इलाहाबाद की संधि कहलाती है। इलाहाबाद की प्रथम संधि अवध के नवाब के साथ, फिर मुग़ल के सम्राट के साथ, और जो मीर कासिम रहते हैं उनको मृत्यु दे दी जाती है, उनको मृत्युदंड दिया जाता है, उनकी हत्या कर दी जाती है। उसके बाद हम लोग इलाहाबाद की संधि को देखेंगे, जो कि शुजा-उद-दौला और शाह आलम द्वितीय और अंग्रेज़ों के बीच होती है। इलाहाबाद की संधि 1765 में, जिस वर्ष वो समाप्त हुआ उस बक्सर का युद्ध, उसके दूसरे वर्ष ही इलाहाबाद की संधि होती है। पहले हम लोग इलाहाबाद की प्रथम संधि देखेंगे, जो कि 12 अगस्त 1765 में हुई, जहाँ पर एक तरफ अंग्रेज मतलब कि वहाँ के नेतृत्वकर्ता क्लाइव रहते हैं और दूसरी तरफ मुग़ल शासक जो कि शाह आलम द्वितीय रहते हैं। तो वहाँ पर जो अंग्रेज रहते हैं वह कहते हैं, सबसे 3 पॉइंट रखे जाते हैं। पहला मुख्य बिंदु रहता है कि जो कंपनी रहेगी, कंपनी को मतलब कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी दे दी जाती है।
तो यह पहला अंग्रेजों के उसमें रहता है। फिर इसके बाद दूसरा बिंदु रहता है कि जो अवध का क्षेत्र है, अवध, कड़ा और इलाहाबाद का जो क्षेत्र है वो मुगलों को दे दिया जाए। वो अभी तक जो ये वाला क्षेत्र था वो शुजा-उद-दौला के पास था, लेकिन परंतु वो शुजा-उद-दौला से लेकर के अवध, कड़ा और इलाहाबाद का क्षेत्र मुगलों को दे दिया जाता है। और कहा जाता है कि 26 लाख की पेंशन मुगलों को प्रतिवर्ष दी जाएगी। तो यह 3 बिंदु रहते हैं जो कि इलाहाबाद की प्रथम संधि में क्लाइव और मुगल शाह आलम द्वितीय के साथ होता है। तो फिर से एक बार हम लोग इसको रिकॉल करेंगे कि कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी, बिहार, उड़ीसा और बंगाल, बिहार, उड़ीसा और बंगाल की दीवानी दे दी जाती है। दूसरा, अवध, कड़ा और इलाहाबाद का जो क्षेत्र होता है वो मुगलों को दे दिया जाता है। और तीसरा, 26 लाख की पेंशन मुगलों को दी जाएगी। तो यह 3 बिंदु रखे गए इलाहाबाद की प्रथम संधि में। उसके बाद इलाहाबाद की द्वितीय संधि जो कि रॉबर्ट क्लाइव और शुजा-उद-दौला के बीच होती है, जो दूसरी संधि कहलाती है, जो कि 16 अगस्त 1765 में होती है, जो कि अवध के राजा शुजा-उद-दौला और क्लाइव के बीच में होती है। उस पर 4 बिंदु रहते हैं। पहला, इलाहाबाद और कड़ा को छोड़ करके सब वापस कर देते हैं। तो इलाहाबाद और कड़ा का जो क्षेत्र रहता है वो किसको दे दिया जाता है? वह मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को दे दिया जाता है। और उसके बाद जो दूसरा रहता है वो कंपनी को, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको, जो अवध का क्षेत्र है उस पर मुफ्त व्यापार के लिए अनुमति दे दी जाती है। और तीसरा कहा जाता है अंग्रेजी सेना अवध में रहेगी। मतलब कहा गया कि जो अंग्रेजी सेना है, ईस्ट इंडिया कंपनी है, उसका एक ग्रुप अवध में रखा जाएगा और उसका जो खर्च होगा वो कौन देखेगा? नवाब देखेंगे, जो कि शुजा-उद-दौला थे, वह उसका खर्च देखेंगे। और एक पॉइंट और रखा गया कि राजा बलवंत सिंह की तरह लगान वसूल अधिकार दे दिया गया, कि राजा बलवंत सिंह जिस तरह लगान वसूला करते थे उसी तरह का अधिकार शुजा-उद-दौला को दे दिया गया कि आप भी उसी तरह लगान वसूलिए अपने राज्यों से। तो यह 4 पॉइंट थे जो कि इलाहाबाद की द्वितीय संधि में हुए क्लाइव और शुजा-उद-दौला के बीच। तो यह आज हम लोगों ने देखा, जिस पर सबसे पहले हम लोगों ने कर्नाटक के प्रथम युद्ध, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध और कर्नाटक का तृतीय युद्ध देखा। उसके बाद बंगाल विजय को देखा। फिर हम लोगों ने देखा कि कैसे प्लासी की लड़ाई होती है, जहाँ पर एक तरफ सिराजुद्दौला और दूसरी तरफ अंग्रेज़ों का साथ देने वाले उनकी मौसी, घसीटी बेगम, ये सब रहते हैं और सिराजुद्दौला को हरा देते हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि बंगाल का नया राजा कौन, मीर जाफ़र बनता है। और फिर उसका जो दामाद रहता है मीर कासिम, वो अंग्रेज़ों को ज़्यादा मुनाफा देने के चक्कर में वो राजा बनता है। फिर इसके बाद मीर जाफ़र को राजा बना दिया जाता है। फिर हमने देखा कि कैसे बक्सर का युद्ध हुआ। मीर कासिम, शुजा-उद-दौला और शाह आलम द्वितीय एक तरफ रहते हैं और दूसरी तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी रहती है। तो यह हम लोगों ने आज, उसके बाद फिर देखा कि इलाहाबाद की संधि, प्रथम संधि और द्वितीय संधि। आज का वीडियो बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो दोस्तों।